I'll share my screen. Um, so basically, we want to cover data lake today, but let's not start it as a data lake. Rather, start it as a क्या problem start हुई थी और उसको कैसे कैसे evolutionary way में solve हुआ. Let's not going or like come to the term data lake house right from the beginning. और इसको कोलैबोरेटिव वे में रखेंगे. इफ यू थिंक देयर इज सम गैप या किसी भी तरीके से कुछ है तो वी कैन डिस्कस दैट. और यू इफ यू हैव समथिंग एल्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस डॉक्यूमेंट, वी कैन डिस्कस दैट आल्सो टू complete for the completeness of the document, and if required we can do a follow up also. And so yeah, we will discuss the problem background in some chronological order, then the problem, basically how the problem was solved, and ultimately how, like, these business opportunities, like data lakehouse was like a business opportunity that was, so उस mass में से कुछ लोगों ने देखा कि यार this is a business opportunity given the changing market of the IT everything, तो उसके ये भी हो सकता है, तो उस perspective से भी इसको देख सकते हैं. फिर इसको हम डेटा लेक को इसका एवोल्यूशन देखेंगे. देन इट्स इंटरेक्शन विद एडजेसेंट मेथोडोलॉजीज. मैं टेक्नोलॉजीज नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के, मेथोडोलॉजीज बोल रहा हूँ. मल्टीपल थिंग्स लाइक डेटा वेयर हाउस, बिग डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक मल्टीपल थिंग्स आर देयर. फिर उससे जो चैलेंजेस आए रिलेटेड टू माइग्रेशन, मतलब ऑपरेटिंग जो कोस्ट है एज वेल एज ऑपरेटिंग, मतलब catering to the new user as well as the existing user, कैसे उसको एक operationally कैसे देखा गया. और फिर उसका मतलब फिर हम किसी एक क्लाउड के स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर क्लाउड, फॉर एग्जांपल AWS ने इसी चीज को कैसे ऑफर करता है. और फाइनली मतलब जो मैंने कवर नहीं किया है उसका एक फॉलो अप ये हो सकता है कि एक यूजिंग AWS और Azure एक कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन कैसे बनता है जिसमें सारे एस्पेक्ट आएंगे, IAM, एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो या सो let me know when you are able to see my screen. Do you see my screen? Yes. Yes. So इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा सीधे सीधे प्रॉब्लम बैकग्राउंड से. लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम अ प्रॉब्लम बैकग्राउंड और फिर उसको विल ट्राई टू सॉल्व इट अपने जजमेंट, अपना डिसीजन यूज करके. और फिर उसको ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी वे में देखेंगे कि how everything, like how multiple factors start coming into the markets, and how IT solutions started catering to those. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 90s और अर्ली 2000s में जो डेटा होता था that is operating in silos, right? Database were separate, like there is one CRM database, there is one like ERP databases for systems, for example, या एक अलग databases, log files हो गई या spreadsheets हो गई. अब now if someone in the executive or someone from any, like any person wants to know the cross domain question, right? uh, it could not be answered immediately because एक interaction नहीं था उनके बीच का, right? So for example ये यहाँ पे दिया भी हुआ है कि like what is the lifetime revenue of customers who first engaged via mobile campaign. ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होता था, मतलब ETL पाइपलाइन सेटअप करी गई. ठीक है, कुछ डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से देयर वाज सम रिकंसिलिएशन दैट हैज टू बी देयर, और कुछ टूल्स बनाए लाइक bespoke, बेसिकली दोज आर द कस्टम मेड और डिजाइन स्पेसिफिकली. ठीक है, ये स्पेसिफिक ये टूलिंग थी जो स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए की गई थी. फॉर एग्जांपल द ETL आर्किटेक्चर पूरा. ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम. ठीक है, जो प्रॉब्लम बैकग्राउंड की. नाउ to start or like to solve this problem initially, the very first thing that was done, that was the data warehouse. ठीक है, that उसको solve करने के लिए सबसे पहले data warehouse आया था. data warehouse में I'll not go much into this, बस it comes in the journey, so that's why I put it here to like how this fits together in this journey, that's why I put it here. So data warehouse क्या था कि एक तो केयरफुली सेलेक्ट करके डेटा को उसको ऑर्गेनाइज करके और एक पर्टिकुलर स्कीमा में उसको प्रेजेंट करके रिफाइन करके रखा हुआ डेटा. एंड schema enforced, there is some schema in the data. And since
more or less we are doing the heavy read operations on it. We want some answers to some questions. So उन पे basis पे ये we just wanted to read this data store. So this was the like read the read part that is uh, that has like more read QPS in a way than as compared to write. तो अब so इसकी वजह से data warehouse आया. Now one quick thing you can know, it was create to answer the known questions. ठीक है. How this known question in double quotes ये कैसे relate होता है इन सब चीजों से like schema enforced and this, ये अभी you will get to know कि ये actually कैसे how it was better only for known questions, not the for the unknown questions. ये inherent जिसका architecture था उसकी वजह से ऐसा था. ठीक है. But yes, now you can see it was good that time, but the fundamental constraint was schema on right? So this data you have to first, before even storing it, you have to create some schema, right? So you have to model it or before it was even stored. So an understanding of the data was required, and this was the problem there, that unknown questions could not be answered after the fact. Because क्या हुआ था कि हमने schema बना के इसको data को डाल दिया था depending on कि हम उससे क्या चाहते थे. ठीक है. So one category of questions were answered of it, but once we have put the data into a schema, if there are some other different questions, क्योंकि हमेशा evolution होता है business, तो उसके according if they wanted to grow, like business wanted to do some innovation, now they wanted to, depending on the data, they wanted to figure out some unknown questions. ठीक है. Some new questions basically. तो वो उस पे answer नहीं हो रहा था. ठीक है. That is the one thing. And second was the cost. This was the disk, mostly the disk storage cost. So it was heavy back then, मतलब जो इसमें पूरी journey में था. Third was the latency. Like latency in terms of effort, not in terms of time कि इतने millisecond में respond कर रहा है. ठीक है. Latency was like as in if we wanted to do something, we wanted to answer new questions or like adding new schemas, so it was again it required some effort, human effort, right? That time AI तो था नहीं, तो warehouse में इसमें weeks of schema design करना पड़ेगा, ETL pipeline setup करनी पड़ेगी, environment setup करने पड़ेगी, and then there is QA, then all those things are there, and then homogeneity. इसमें क्या था कि like only जो structured और tabular data, that was a first class citizen, as in this was huge actually, because we were dealing with structured data only. DWH मतलब data warehouse caters or was originally inherently architected or designed for structured data. ठीक है. लेकिन semi structured और जो unstructured data था, ठीक है, वो more or less it was discarded, they were not storing this. ठीक है. It was huge, like वो उसको cold storage या जो भी है मतलब, but you will not be able to do analytics on this data, and hence you will not be able to answer, or like you will not be able to refine your answers जो भी जिसके basis पे business decision लेगा, you were not able to do that. ठीक है. तो just keep in mind that this was the huge thing. So now, or this one, the first thing and the schema on right, these were the two very major problems with this architecture. और वो हुई क्यों, मतलब अभी when DWH was designed उस टाइम पे ये problem नहीं थी, because majority of the data was structured, so हमारा काम चल रहा था. ठीक है. That's okay. But फिर क्या हुआ, this big data revolution happened. ठीक है. 2004 और 2012 के around data volumes exploded. So like I was mentioning कि multiple types of like things will started coming into the IT markets. ठीक है. क्या होने लगा कि we wanted to do web click streams के around हम we wanted to do some analytics. ठीक है. So web click streams were generating huge amount of data, like huge. Then this IoT thing also came into picture, like smart home, for example, Alexa, Kindle, and multiple kind of devices. इस तरह की huge amount of data आने लगा. ठीक है. कुछ भी उसका देख सकते हो. ठीक है. तो IoT was generating data. Then सोशल मीडिया भी आई थिंक इसी फेज में आया था.
ठीक है, फेसबुक एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके अराउंड भी बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होने लगा था। एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो एमिटिंग बिहेवियरल इवेंट्स कंटिन्यूसली, मतलब किसी पेज पे कितनी देर मैं रुका, फॉर एग्जांपल चेकआउट पेज पे मैं रुका फिर वहां से रिवर्ट कर गया, इनके बेसिस पे एनालिटिक्स होती है कि यूजर ड्रॉप ऑफ क्यों है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वो चीजें सब आने लगी, ठीक है। नाउ दिस थिंग क्रिएटेड अ स्क्यू। अभी तक स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आने लगा, ठीक है। तो जो हमारा जो बिजनेस का डिसीजन था, मैं बार बार बिजनेस बोल रहा हूँ बिकॉज प्राइमरली अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर बिजनेस एंड ऑफ द डे, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। तो अब उनको इनोवेशन करने के लिए दे वांटेड टू गेट न्यू आंसर्स। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा तो मेरे पास था नहीं इतना, तो वी हैड टू इनफैक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी कि द best way or the correct way at that time would be to factor all these kind of data also and then make the decision जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड को। तो उस केस में दिस इज द थिंग दैट हैज बीन मेंशन कि डेटा बीइंग जनरेटेड वो मोस्टली नोट स्ट्रक्चर्ड टेबुलर डेटा, ठीक है। सो द एंड इस आर्किटेक्चर में क्या प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए मेनली हमने वो कर रखा था, डिजाइन कर रखा था, ठीक है। सो दिस वाज द ह्यूज थिंग दैट sort of like discouraged the data warehouse evolution, data warehouse use application basically. So this these are so the at the high level these are the two observations which actually led to a new domain of the problems. Generally when I say evolution or innovation is it's all about identifying new problems from the existing solutions, not vice versa, ठीक है। We want to do the solutioning later on, but first and foremost is to identify the problems from the existing solutions. So उसमें क्या हुआ, these were the two parallel observations which actually crystallized this problem in real world, actually it took the shape, ठीक है। So एक तो हम इसको advance, we cannot predict in advance which data will be valuable because it depends कि कुछ query ऐसी होगी जो केवल मुझे structured डेटा से हो जाएगी, बिजनेस डिसीजन लेना चाहता है जिसके बेसिस पे फॉर द बिजनेस ग्रोथ। लेकिन एक दूसरा हो सकता है कि मुझे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से भी इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा से भी इनपुट लेना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन दोस थिंग्स वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बेसिकली इन एडवांस। एंड इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, सो प्रीवियसली इफ यू सी हियर, इसमें नॉन क्वेश्चंस तो कर रहा था ये, लेकिन अननोन क्वेश्चन को इट वाज नॉट गुड, ठीक है। सो दिस रिलेट्स हियर दिस थिंग, ठीक है। सो लाइक ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लाइक लॉग्स जो हमने डिस्कार्ड करते हैं, मे बी आज टुडे, मे बी दे विल बी रिक्वायर्ड फॉर एमएल मॉडल टुमारो, समथिंग लाइक दैट। एंड द सेकंड इज ये कॉस्ट थिंग जो हमने यहाँ पे बोली थी, ये जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज also had dropped faster than the cost of schema design. So earlier they were not storing all kinds of data क्योंकि storage उतना cheap नहीं था उस टाइम पे। So they had to curate or select the what kind of data do we want to entertain, ठीक है। So उनको as an company को decide करना पड़ा था। But now the cost of storage had dropped significantly, right? In fact you can relate it to something like कि मेरे पास एक मेमोरी कार्ड 256 MB का हुआ करता था और अब मेरे पास मतलब और भी बड़ा लाइक 32 GB के भी आराम से आने लग रहे हैं, या फ्लैश ड्राइव्स, ठीक है, बहुत ही स्मॉल उसमें, तो और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के साथ। सो डिस्क और फिर उसके बाद क्लाउड का जो एवोल्यूशन हुआ था उसने मतलब ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड चीपर जो हमारा स्टोरेज था, ठीक है। तो वेयर हाउस में जो हमने डिसीजन लिया था because of the constraint of the cost, these were the 4 constraints जिसकी वजह से हमें करना पड़ा था, अब वो भी is no longer valid, ठीक है। तो we can store like more or less all the data in at any kind of velocity, ठीक है, even like per GB per second हो रहा हो तो हम वो भी एक तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स, जितना भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस थे, उसमें से प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई करने के बाद में एक ये पेंटाहो, मतलब पता नहीं इसको कैसे बोलते हैं, पेंटाहो करके ही बोल रहा हूँ मैं इसको, सीटीओ था उसका, उसने सबसे पहले एक टर्म डाला था डेटा लेक को। अब इसको कैसे समझते हैं, जो इसने ये स्टेटमेंट बोला था, इसने बोला था लाइक फॉर एग्जांपल कंसिडर डेटा एज अ लेक, ठीक है।
मेरे पास लेक पड़ी हुई है, अब उसको मैं मान लो 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर की बोतल को मैं पैकेजिंग करके आई कीप इट इन मोल, ठीक है, वो तो हुआ डेटा वेयर हाउस, क्योंकि मैंने स्कीमा एनफोर्स कर दिया उसके ऊपर, वो स्ट्रक्चर कर दिया मैंने उसको। सो यू कैन गो टू द मॉल, मतलब यू एज एन यूजर कैन गो टू द मॉल, और दे हैव दीज लिमिटेड ऑप्शंस जिसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कल को बोलता है कि मुझे और पीछे प्रोसेसिंग भी हुई है उसकी, कि वो बोलते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली मैग्नीशियम रिच पानी चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वी हैव एनफोर्स द स्कीमा एंड स्ट्रक्चर दिस डेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट इज द डेटा वेयर हाउस। नाउ डेटा लेक इज go to a step back, user को do not bring it to bring the user to mall, let him bring to the lake itself, कि तुम्हें कंटेनर भरना है या 10 लीटर की बोतल भरनी है, इट्स अप टू यू, we just provide the data in the raw format, ठीक है। this was the huge this was the like you can easily identify कि what exactly was the difference between data warehouse and data lake house, ये ठीक है, मतलब यू डू यू गेट इट, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, या मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं सर, आई थिंक दिस वाज एक्सप्लेन वेरी वेल टिल नाउ. And then problems, what was the problem statement and all how it evolved, I think it's करेक्ट. नाउ yes. यू आर एबल टू इमेजिन डेटा लेक नाउ, जैसे डेटा, जैसे रिवर, मतलब नॉर्मल लेक में जो रियल वर्ल्ड में होता है उसमें पानी होता है, ठीक है, हमारी लेक में मतलब सारा डेटा होगा इन द रो फॉर्मेट, वी हैवंट प्रोसेस्ड इट इन डबल कोट्स, वी हैवंट स्ट्रक्चर्ड इन डबल कोट्स और स्कीमा इन द डबल कोट्स, वी हैवंट डन दैट एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो ये मेटाफर है, ये है कोर डिजाइन इंटेंट एक्चुअली, जो, हाँ, अब उसमें क्या होता था पहले देखो कि कलेक्ट क्यूरेट ओनली, मैंने एक वर्ड यूज किया था क्यूरेट, हम सिलेक्शन आ चुका था पहले ही, फिर ऑर्गेनाइज होता था, फिर प्रेजेंट हम कर रहे थे उसको। यहाँ पे क्या था, ओके लेट्स कलेक्ट एवरीथिंग फर्स्ट, इसको ऑपोजिट कर दिया, इसको स्पिन ऑन इट्स हेड ऐसे करके जो बोलते हैं कि कलेक्ट सबसे पहले एवरीथिंग फर्स्ट, अब मेरे पास वो लेक बन गई है, देन इम्पोज द स्ट्रक्चर ओनली एट क्वेरी टाइम। सो प्रीवियसली ये था स्कीमा ऑन राइट डेटा वेयर हाउस, जो इनिशियली इस प्रॉब्लम को सोल्व किया था, ये था स्कीमा ऑन रीड, जस्ट ऑपोजिट एकदम से, ठीक है। तो now let's move ahead. This is with this you can imagine, you can have a mental model कि क्या data warehouse क्या था और data lake क्या था. Primarily schema on write and schema on read. And schema on write क्या था, because हमारे पास structured data था, तो हम schema on write सोच सकते थे. But given all this evolution of unstructured data, because of this evolution of the market and everything, we had to think about semi-structured and structured data, unstructured data as well, and that led us to the schema on read, right? Okay, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट का वो लिखा है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद मैं क्या मिलेगा मुझे. सो बेसिकली इट्स नॉट अ सिंगल इन्वेंशन, इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। हम इसको ही जनरेशनली ही, हम इसको 5 जनरेशन है एक्चुअली, 6 जनरेशन है जिसमें डेटा इंजीनियरिंग इन अ वे, लाइक दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, जिसमें एवोल्यूशन हुआ है डेटा इंजीनियरिंग. 6 generation है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ग्रेजुअली आगे. So it's not a single invention, just like any other invention, a living, continuously evolving set of design decisions, double codes, ठीक है. दिस इज व्हाट वी मेक, ठीक है. अब इसमें ये आगे एजुअर एंड ये अपने ये भी इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ सॉल्व करके प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ठीक है. ओके, अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा सा हम इसको सिस्टम डिजाइन वाले हेड पेयर करके इसको we'll look at from that perspective, ठीक है. So these requirements now so far we have discussed, these are the like English kind of like, or the business related business requirements, but we have to turn them into the technical requirements so that we are able to reason about, make decisions, think about trade-offs, and design and actually implement and realize the product that we want, ठीक है. So यहाँ पे हम इसको बोलेंगे what a complete data lake architecture कैसा होगा डेटा लेक आर्किटेक्चर, ठीक है. तो अगर अब मैं थोड़ा इंटरव्यू वाले उसमें आता हूँ कि दिस इज द रिक्वायरमेंट. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. द इनिशियल रिक्वायरमेंट इज एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा ऑफ एनी फॉर्मेट. ये स्ट्रक्चर्ड लाइक CSV, पार्के मतलब
पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, पार्क बोलेंगे शायद, ORC, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया मेरे पास और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया, ठीक है। दीज आर द मस्ट हैव, ठीक है। देन सपोर्ट स्कीमा ऑन रीड, मैंने पहले मेंशन किया था कि क्यों चाहिए हमें स्कीमा ऑन रीड, मार्केट उसी तरीके से ही मूव कर रहा था, तो वी हैव टू ब्रिंग इन द स्कीमा ऑन रीड, अदरवाइज वो बिजनेस चलेगा ही नहीं, ठीक है, यूजर ही नहीं मिलेंगे उसको, कस्टमर ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन कि अलाउ इंजेक्शन विदाउट अपफ्रंट स्कीमा डेफिनेशन एंड अप्लाई स्कीमा एट क्वेरी टाइम, ठीक है। ये एक ह्यूज चैलेंज था लेटर ऑन, जो मतलब अप्लाई स्कीमा एट रन टाइम करना, वो कैसे सोल्व किया वो विल डिस्कस आल्सो, ठीक है। बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यूअर केवल इसी डायरेक्शन में भी जा सकता है कि बता दो कैसे करोगे, ठीक है, दैट इज मस्ट हैव। Then it should support batch ingestion also from operational databases. Operational databases ही हमारे पास होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, यूजर के ट्रांजैक्शन का डेटा हो सकता है, यूजर की कितने भी वो क्लिक स्ट्रीम का डेटा हो सकता है, ठीक है, देन फाइल्स एंड इवेंट स्ट्रीम, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे एंड ऑफ द डे फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशन के लिए फाइल भेज रही है, ठीक है, हम जैसे बहुत सारे थर्ड पार्टी होते हैं, जो काटा है या जो भी है, मतलब मैं अभी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसमें वो they are able to we provide them the files and they do some analysis on that, maybe based on reconciliation they try to predict the behavior, और कि यूजर कहाँ ड्रॉप हो रहा है, अगर मुझे फोन पे कोई यूजर मिल रहा है और यहाँ पे मुझे भारत पे कोई यूजर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एंड इवेंट स्ट्रीम्स, ओके, ये हो गया। देन अगला जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक इसको स्ट्रीमिंग और नियर रियल टाइम इंजेक्शन विद लेटेंसी एसएलएस, मतलब जो भी है उसको क्विक फास्टर वे में स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब स्ट्रीमिंग डेटा इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, राइट, इट्स नॉट लाइक कि डेटा आ रहा है उसकी वेलोसिटी भी ठीक ठाक, मतलब इट्स नॉट दैट ह्यूज, और एंड ऑफ द डे हमने ETL या जो भी चलाया हमने उसको करके दे देंगे, वी नीड सम रियल टाइम आल्सो, राइट। इफ फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल इफ आई गिव यू कि मैं एक रील देख रहा हूँ, मैं खाने वाली की जो फूड ब्लॉग वाली जो रील होती है उस पर ज्यादा देर रुक रहा हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे, मेरे बिहेवियर के बेसिस पे आगे मुझे वही सजेस्ट रिकमेंड वही रील्स आनी चाहिए मेरे पास यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इट शुड बी नियर रियल टाइम, ठीक है। कल को मुझे खाने वाली आ रही है, मे बी मेरे पास ना हो पॉसिबिलिटी, मेरा मन कुछ और हो उस टाइम पे, तो हो सकता है कि मैं जब खाने वाली देखूंगा, मैं पीछे से वो मुझे जोमेटो वाला ऐड दिखा देंगे, मैं वो उसमें से वो कर लूँ, ऑर्डर कर लूँ, ठीक है। दैट्स हाउ यू टर्न दीज इमोशंस और reels actually in real time into actually business wins, actually यूजर को तुमने बोल दिया कि नहीं यार खरीदो, तो दिस दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव सपोर्ट फॉर स्ट्रीमिंग रियल टाइम, ठीक है। देन फिर अलाउ मल्टीपल कंज्यूमर्स आल्सो, ठीक है, SQL एनालिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, मतलब ऑब्वियसली मतलब there are different use cases for each of this. As of now I'm not able to tell you exactly कि BI tools, ML engineers, data scientists और SQL analysts में क्या difference होता है, वो मुझे भी नहीं पता है, but these are the these can be different kind of consumer or different or sub org in a particular org जो इसको consume कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। आप अपनी स्पेसिफिक टीम के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को रियलाइज करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव टू मेंटेन अ कैटलॉग और मेटा डेटा लेयर सो दैट yes this is also important ki so that data is discoverable without even reading raw files, ठीक है। something like मतलब it will be too early to say that maybe inverted index or something like that, but that will be later. These are all the must haves so far. Then it should support ACID transactions on large data sets, updates and all those things. It just like should have all those things. Then I will time travel historical queries, okay, that's fine, but I'll move on to this. Enforce access control, yes, we need all those things, since we are discussing in the functional requirement. So in a full product journey you need all those things also. We need to track the data source also, कहाँ से आया है, मोबाइल एप्लीकेशन से आया, वेब से आया है, किसका अडोप्शन ज्यादा है, बेसिकली फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप से आया है तो मे बी मैं मोबाइल ऐप की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू वेब, ठीक है। तो उस तरह का जो डिसीजंस होते हैं ये आई नीड इट फॉर दैट. Then it should be support incremental change data capture ingestion from source systems. For example, like previously I mentioned ki if I wanted to set up a new
or I wanted to start answering a different category of questions, so I need to सेट अप द स्कीमा जो पीछे हमने डिस्कस किया था डेटा वेयर हाउस में, फिर मुझे ETL पाइपलाइन बनानी पड़ती है, फिर उसका डेवलपमेंट क्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, इट शुड बी फास्टर, something like that, right, from the source systems. Then yes, this is also important, it should support mixed workloads. ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक concurrent ad hoc SQL queries हो सकती है, कंटिन्यूसली बैच ETL भी चल रहे होंगे जो उसको फीड कर रहे होंगे, ठीक है, देन इट कैन बी यूज्ड फॉर ML ट्रेनिंग फर्दर आल्सो, ठीक. सो दिस इज द मोर और लेस टचेस अपॉन NFRs इन माय ओपिनियन, ठीक है. तो ये एक तरीके से स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी दो, बोथ, ठीक है. तो स्पेसिफिकली दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मी. एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, बस एक सेकंड देना मुझे, ठीक है. सॉरी, एक कॉल थी. ओके, सिमिलर टू दैट हम फिर उसके NFR डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब हम अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस वे कि अब ये हमें सपोज करो कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, पैंटियो इसी को बोलो, पैंटियो में ही काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, अब हम इसको ग्रेजुअली डिजाइन कर रहे हैं एज एन आर्किटेक्ट, ठीक है. स्टोरेज कॉस्ट पर टीबी, लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट थी हमारी, that was one of the factor while designing a DWH data warehouse. तो इस केस में we have decided like just $25 per terabyte is just a number जो मुझे मतलब मैंने इसने जनरेट करके दिया है मुझे, ठीक है. बट सिंस द डिस्क जो कॉस्ट थी स्टोरेज की, that has like come down by orders of magnitude, so we can think of, or we can bring this cost, specific cost for the storage, okay. Then query latency, yes, since we were discussing about near real time and all those things, so we need to have some real time number, ठीक है. यहाँ पे 30 second mention है जो हमें ad hoc query को SQL ad hoc as in like we haven't defined, these are not the known answers, these can be any kind of query, any kind of unknown questions can be there. Then we have like ingestion throughput, yes, मतलब ingestion capabilities इसकी ऐसी होनी चाहिए. Then yes, availability normal 99.99 बोलते हैं हम इसकी. अच्छा, इसमें query plane और storage plane ये सब आर्किटेक्चर में आएंगे इसके later on. इन्होंने अलग अलग किया था उसको कि query plane अलग कर दिया, storage अलग कर दिया. CQRS होता है जैसे command query responsibility segregation, something on the similar lines, but इसको आगे डिस्कस करेंगे in detail. Then data durability, obviously we need data durability, subject to compliance and all those things कि 10 साल तक रखना है या कितने साल तक डेटा रखना है, ठीक है. ओके, then now you can see कि किस the velocity has increased enormously during this period. So data velocity has increased, so data volume automatically will increase. So the scale थी data volume की, that will we have to support up to like petabyte scale catalog like data जहाँ पे हम store उसका वो करते हैं, ठीक है. तो उसका हमें we have to consider all those things also. Then now time to ingest new data source, जो ये था पहला हमने as a इसको latency की तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है. तो अब अगर मुझे if I want to set up a new data source, ठीक है, so for maybe structured data it should be less than 1 day, for semi structured it should be less than 4 hours, something like that. Now you can imagine the effort or time to ingest, how fast we should be able to onboard a new data source. अब ये feasible कैसे हुआ, because we are collecting everything first. So this is the, ये जो timeline में दे रखी है या आप commit करोगे भी as an architect, this is for the collect everything first, ठीक है. एंड देन सिक्योरिटी कंप्लायंस, मतलब इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, दैट दीज आर डिफरेंट थिंग्स. सिंस वी आर स्टोरिंग डेटा तो अलग अलग चीजें होती है. RBI का DPDPA है जैसे आर्टिकल में उन्होंने अभी अपडेट किया, तो दीज आर ऑल थिंग्स आर देयर. या सो दीज आर द NFRs. फिर अच्छा, इसमें अगर FR NFR में इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, वो भी हम अपडेट कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट आल्सो, लेट मी नो.
But when you look at the FRs now, this give you a huge idea. This give you pretty much like good idea or good amount of the idea कि actually what data lake is solving and up to what scale. ठीक है, ठीक है, ये स्कोप इसमें मैंने मतलब इसको ऐसे जनरेट करवाने की कोशिश करी थी कि एज अ सिस्टम डिजाइन, सो लाइक वी विल बी डूइंग द आर्किटेक्चर ऑफ स्टोरेज लेयर, कंप्यूट लेयर, मेटा डेटा कैटलॉग लेयर की करेंगे और इंजेक्शन लेयर की करेंगे यहाँ पे, ठीक है. Organizational data modeling with all those things we have, raw, bronze, curated silver and all those. ये मैं I'll mention later on जब मैं एक दूसरे एक न्यू काइंड ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा जो स्नोफ्लेक यूज करता है इंटरनली. Then we have like schema evolution, backward forward compatibility strategies. Obviously, ये बहुत important part है actually. When we bring in new solution ना, this is an extremely important point. ठीक है, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन बाद में करूंगा बिकॉज यूजर इमीडिएटली एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन पे नहीं जाता है. ठीक है, जनरली यू आर मेंटेनिंग बोथ द सॉल्यूशंस. ठीक है, तो लीगेसी भी कर रहे हो, न्यू भी कर रहे हो, क्रॉस यूजर है उनके माइग्रेशन स्ट्रेटजी लेके आना, जो बहुत कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब दोनों यूज करना चाहेंगे इन दैट केस, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे कि मुझे आंसर इन दोनों से चाहिए, तो हाउ डू यू डील विद ऑल दोस थिंग्स. सो ये these are important things, pretty much important. Security governance, okay. Query engine design and optimizer trade-offs, yes, because runtime पे query करेंगे ad hoc query, so this becomes an important aspect also. Okay, these are, anyways, we have like sort of discussed. Yeah, इसमें एक important part है file format selection and column major database, column major storage basically. So this is an important, just keep it in mind. We'll discuss the trade-off later on, कि ये कैसे किस पर्टिकुलर जनरेशन में रो मेजर डेटाबेस मतलब जिसमें रो में स्टोर करते थे, दैट काइंड ऑफ नॉट एज अ RDBMS देखना इसको रो मेजर को, जस्ट सी इट एज लाइक इट कैन बी अ लाइन इन द फाइल आल्सो, मतलब जस्ट एक रो, इट कंसीडर इट एज अ कॉन्सेप्ट कि रो में हम स्टोर नहीं कर रहे, रादर कॉलम में कैसे जनरेशनली हम मूव करके. ठीक है, देन ओपन टेबल फॉर्मेट, इसमें वही हुआ, ओपन टेबल फॉर्मेट का यही हुआ कि बेसिकली कलेक्ट एवरीथिंग, ये उसी से डिराइव होता है कि एनी काइंड ऑफ डेटा जो भी है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वी आर जस्ट इट विल बी एबल टू इंजेस्ट दैट. ओके, ठीक है. ये बेसिकली आउट ऑफ ये सारी चीजें हैं जो हम एज सच अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, कि ये कैसे हम अचीव करेंगे. सो मैं आई हैव रिटन दिस एज ऑफ नाउ, बट लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट. So these are the just assumptions. Assumptions are important part. Why? Because अगर business has to clearly know from the technical perspective, मतलब एक as an architect you should clearly communicate to business कि हम क्या support कर रहे हैं, क्या support नहीं कर रहे हैं, और किस कंस्ट्रेंट में सपोर्ट कर रहे हैं जो भी सपोर्ट कर रहे हैं. बिकॉज सपोज कि वी डू नॉट क्लैरिफाई दीज अजम्पशंस टू द बिजनेस और प्रोडक्ट टीम एंड दे गो इनटू द मार्केट, और ये बोलते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, यूजर को कमिट कर देते हैं कि हम वी आर सपोर्टिंग ऑल दोस थिंग्स, और वो जो भी तुम्हें चाहिए हम दे देंगे, और जस्ट ऑन बोर्ड कर लेते हैं उनको. लेटर ऑन ऑल दोस थिंग्स आती है कि so just from that perspective, so this assumptions are important part also. So इसमें मैं इसमें लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं, ये स्टोरेज एंड कंप्यूट आर ट्रीटेड एज सेपरेबल कंसर्न्स. बेसिकली एक स्टोरेज प्लेन हो गया, दैट वाज आई वाज सेइंग कि स्टोरेज इज स्टोरेज प्लेन एंड कंप्यूट इज द क्वेरी प्लेन, बेसिकली दैट इज द डिफरेंस देयर. Okay, so you can read it later on when I share this document with you. Okay, now let's move on to the interesting part, the evolutionary journey of data lake architecture. So the very first generation जो ऊपर हमने डिस्कस भी करी थी प्रॉब्लम में, this was the world before data lake, even I think before data warehouse also. So the problem was there was siloed database and data marts. Mart consider as like org, for example finance, marketing, sales, something like that, right? So from 1980s to 2000, so इसमें क्या होता था, each kind of data marts, like I mentioned, finance and marketing and all those things, if I wanted to get some answer, so we had to
फायर द क्वेरीज सेपरेटली ऑन द डेटाबेसेस, और इस तरह से करके हमें आंसर लेके आने पड़ते थे. नाउ इफ वांटेड टू क्रॉस आंसरिंग, ठीक है, इन दैट केस maybe we had to copy the small subset of the data across the departmental data marts, या जो अलग अलग डेटाबेसेस है उनको कहीं एक प्लेस पे रख दिया. व्यू, इसमें एक करेक्ट जो टेक्निकल टर्म्स दैट इज अ व्यू. सो एक स्पेसिफिक डेटा उठाया, स्मॉल सबसेट, और उन सबको मर्ज करके एक जगह उसके ऊपर एनालिसिस कर दिया, मे बी फॉर लाइक 1 मंथ का डेटा, लास्ट 1 मंथ का डेटा, स्पेसिफिकली फॉर दीज स्पेसिफिक यूजर्स. तो इस तरह से करके हमने कर लिया. और इसको ऑटोमेट करने के लिए वी यूज टू हैव independently like ETL, extract, transform, load. It was something like that. So if you see, we get the data, extract is we get the data from data source, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. यहाँ पे स्कीमा आ गई, देखो T में ही स्कीमा आ गई. यहाँ पे स्कीमा एनफोर्समेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया डेटा का, ठीक है. यहीं पे उसको स्कीमा हमने एनफोर्स कर दिया और स्ट्रक्चर डेटा लेके और अनस्ट्रक्चर्ड को एक तरफ कर दिया. देन लोड इज द क्वेरी प्लेन मोर और लेस, ठीक है. मैं जस्ट एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड. सो व्हेनेवर द डेटा इज लोडेड, sorry, any question we have to answer, so based on that query we can load the specific data and provide the answer, ठीक है. So something like that, this was the happening that way. अब ये HLD डायग्राम है, इसका मैं एक बार दिखाता हूँ. जनरेशन 0 का जो डायग्राम था, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक ERP डेटाबेस है, ठीक है. नाउ आई हैव CRF डेटाबेस सेपरेटली. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ओरेकल SQL यूज कर रखा है, यहाँ पे मैंने SQL माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रखा है, यहाँ पे मैंने PostgreSQL, कुछ भी अलग से एक मैंने डेटाबेस यूज कर लिया. द थिंग इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक अलग अलग मार्ट्स हैं, ये अलग अलग ऑपरेशनली सेग्रीगेटेड टीम्स हैं और सब ऑर्ग हैं. दे हैव देयर ओन डेटा, ठीक है. और दे हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स. यहाँ पे फाइल भी हो सकता है इनफैक्ट कि वो फाइल में ही रख रहे हैं, स्प्रेडशीट में रख रहे हैं डेटा को, वो दिखा नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है. तो अब क्या हुआ, डेटा इंजीनियरिंग इन माय ओपिनियन मोर और लेस, यू कैन लाइक जो भी इसमें डेटा इंजीनियरिंग साइड ज्यादा काम किया तो दे कैन टेल मी, इट्स मोर और लेस अ हॉरिजॉन्टली कटिंग सर्विस. मोर और लेस हॉरिजॉन्टली कटिंग टीम होती है जो सारी टीम्स को के डेटा को इंजेस्ट करके और मतलब एक कॉमन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू प्रोवाइड द आंसर्स, ठीक है. तो ये इट्स अ हॉरिजॉन्टली कटिंग. सो दैट्स व्हाई द स्केलेबिलिटी इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड कि क्या स्केलेबिलिटी हमें चाहिए होती है अगर पूरे ऑर्ग में ये हॉरिजॉन्टल सर्विस है. तो वर्टिकल ठीक होता है, ठीक, दैट्स ओके. सो इसमें क्या होगा, वी वर एबल टू डिफाइन लाइक मल्टीपल ETL जॉब्स, जो बेसिकली इनसे एवरी शेड्यूल्ड इंटरवल ETL any these job will fetch or extract the correct term, the data from all these systems, then put some structure organization structure organize the data or like a schema, enforce the schema on that transform, and then it will during the load it will send it to further. So ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस डेटा का, ठीक है. सो यहाँ पे फिर इसको लोड प्लस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिकंसिलिएशन कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ डेटा, लाइक अगर वो डुप्लीकेट हो गया है जो भी है, ठीक है. नाउ दे हैव सो नाउ लाइक आई मेंशन्ड इन दैट we have doing the schema enforced, right? We are doing schema on write. So in that case I need to have previously जैसे मैंने mention किया था, I need to know the answers beforehand. So यहाँ पे मुझे आंसर देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मुझे आंसर पहले पता है. कैसे पता है कि ये मंथली PNL फाइनेंस स्मार्ट इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है. नाउ आई हैव अदर सेटअप जो मुझे सिर्फ इस तरह के आंसर काइंड ऑफ आंसर देगा. नाउ दीज आर HR रिलेटेड जो मुझे आंसर देगा. नाउ दीज आर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे इस तरह के आंसर्स प्रोवाइड करेगा. एंड दस we will just put them in some
डेटाबेस जो भी है, और फिर यहाँ पे इनके क्वेरी चलेगी टैब्लू में या क्रिस्टल रिपोर्ट्स में, एक्सेल, ओडीबीएमसी, इनफैक्ट कैन जनरेट एक्सेल आल्सो, राइट? सो फॉर एग्जांपल टैब्लू, अब यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, सो नाउ यू कैन सी कि ये कहाँ फिट बैठता है आर्किटेक्चर में, ये कहाँ पे आता है. These are closer to user, these are sort of the user facing, closer to the user product offerings. ठीक है, तो this is what was happening. सीधा सीधा नाइटली ETL चलेगी. नाउ यू कैन इमेजिन नाउ कि अब नाइटली चल रही है, तो देर इज नो रियल टाइम इन दिस, करेक्ट? You can imagine, you can just look by looking at the architecture, the very first thing you can deduce is that there is no real time in this. Now second is uh, uh, the volume they cannot cater, because suppose uh, the velocity is so much high that during that 24 hours of the window, humongous amount of data has been accumulated. Now ये जो ETL job है, that it might even take next 24 hours itself just to consume or do the ETL of that data. So all these kind of thing were happening, but ये architecture fit बैठता है when there is no much velocity. ठीक है, मेरे पास थोड़ी थोड़ी velocity है, and I'm okay not having the real time kind of analysis. ठीक है, तो ये इसका वो था. Now if I move ahead, इसमें core design में जो हमने decisions लिए थे as an architecture, so it was like for storage, I had like database RDBMS I had, और उस टाइम पे स्नोफ्लेक आ गया था, बट स्नोफ्लेक जो अभी है वो नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, इट हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर. Then second, core design, or you can say these are the components of the architecture. Now these are the ETL jobs, that nightly batch jobs that they will be running, and then after doing that, all those transformation and everything, it will write into some database. Sorry, no, it will write into a database, but this PLSQL is like, have you ever written like procedural in the procedural language, have you written the procedures or methods? Audit table के लिए किया होगा, I think. अगर someone has done that, they can say. उसमें हम लिखते हैं, तो ये ETL मोस्टली उसमें लिखा हुआ था. तो ETL मोस्टली हमारा एज अ प्रोसीजर चल रहा था, जो हम उस पर लिख लेते हैं, प्रोसीजर और फंक्शंस जो उसमें डेटाबेस के अंदर ही लिख लेते हैं. सो मोर और लेस दे वर रनिंग ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ. ठीक है, या कुछ सेपरेट टूल्स भी ETL उस टाइम पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाली होगी किसी ने कि चलो रादर देन डूइंग इट ऑन द डेटाबेस, कि इसको स्केलेबिलिटी पर्सपेक्टिव से सेपरेट ETL टूल्स बना देते हैं, तो उसके ऊपर भी ये इट माइट हैव बीन रनिंग. देन एक्सेस, बेसिकली it was based off the SQL, and if we have to interact with the SQL, these are like ODBC or JDBC kind of connection tooling kind of thing, और BI tools डायरेक्ट ये क्वेरी के अराउंड हो गया. ओके, इसमें फिर आगे like why it was working, why it worked, it was well understood. Obviously well understood as in since we have put schema on it, so we know what kind of queries will be there. There will be no unknown kind of questions. Then this was fast for known. Obviously we have like we know what kind of queries we can support, so we the optimization of the query has been done in a similar way since we know about it. Then it was simple, like you see, we just have to set up the ETL job, one schema, and we are done. So we knew that there is no additional challenge is going to come if we have to ingest data from one other source, or we have to query. We have to query different kind of questions. We have to do setup for that. We know कि हमें क्या करना था, right? So okay, so this was the good thing about it. If these are the things we know, yes, this works. Then but why it failed and leading to the evolution, basically data inconsistency, right? So let me open that again. So if you see, ये Finance Mart is writing to Tableau as well as Crystal reports also, and multiple sources are written into this. So it might be possible that some data is present here and some data is present here as well. So finance pulls up the report and he sees some data X as the value
its value as y, but crystal report sees the value of the same x as y plus or z, something like that, right? So there is a like a, inconsistency between the data, and when you have this kind of consistency, and maybe एक फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ है, एक मार्केटिंग का बंदा बैठा हुआ है, सीईओ के साथ डिस्कस कर रहे हैं एक नई सॉल्यूशन को, इनोवेशन को लेके, सीईओ बोलता है यार तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम कुछ और बोल रहे हो, हाउ कैन आई मेक द डिसीजन कि ये हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऑल दोस थिंग्स वर देयर, दिस वाज द डेटा इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि ये डिफरेंट इंडिपेंडेंटली हो रहे थे सारे ETL जॉब्स और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, सो रिकंसिलिएशन एक वहाँ पे इशू था, and because of the same thing there was no single source of truth, because this data can have one value in maybe finance part, is it can have different, and in the other one it can have different one. So, So sir, so in this architecture, we are just collecting data from all the sources, but there is no merging of data happening, right? So it's my, so I think this is as good as like talking to different databases only, right? इसमें actually ना, so this ETL job is fetching data from CRM database also and ERP system also, if you see, and it is finally writing into Tableau and Crystal reports also. Okay. Yeah, see the thing was कि अगर ये silos में चल रहे थे तो silos में already चल रहे हैं, but the thing was हमें cross domain questioning देनी थी, right? So this line was, I could not see that white line. ओके अच्छा, अरे ये ना यार मैंने उस पे जनरेट करवाया था, मतलब इसी से जनरेट करवाया था ये क्लाउड से, कर्सर से, और फिर ये मरमेड है, तो ये थोड़ा सा मुझे उतना टाइम नहीं मिला इसको प्रॉपर सही करने का। नहीं ठीक है सर, अब समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब अच्छा वो नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं है, ये कलर वलर भी गंदे यूज कर रखे हैं इसने, ठीक है, बट ये इस तरह से, ये देखो ये लाइन जा रही है ना यहाँ से, तो ये इस तरह से, so that's why, मतलब ये क्रॉस डोमेन क्वेश्चनिंग ही तो चाहिए थी, जिसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम, सारा इनिशिएटिव वहीं से हुआ। करेक्ट। अब फाइनेंस और मार्केटिंग सेल्स एक आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे कि भाई हमें नहीं मतलब, हम सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स बोलेगा मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है, नहीं, मार्केटिंग कितनी अच्छी हुई है बेकार हुई है उसका है कि तुम यू कैन चेक कि सेल्स में कितना इम्पैक्ट आया उसका, ठीक है, तो इस तरह के क्रॉस डोमेन क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये दीज वर द प्रॉब्लम्स लाइक ETL प्रॉब्लम, ये मतलब मैं जब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा यू कैन रीड मोर, बट द थिंग वाज कि डेटा इनकंसिस्टेंसी और जो इसमें एक स्कीमा रिजिडिटी, जो मैं ज्यादा कंसर्न हूँ जिनके बारे में, स्कीमा रिजिडिटी एज एन स्कीमा ऑन राइट हम पहले ही कर चुके थे, राइट, वो एक प्रॉब्लम थी। एक तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसमें भी अभी नहीं कर सकते थे, बट सी 80s में या 90s में इतना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था भी नहीं, उस तरह का मार्केट था ही नहीं IT का, ठीक है, तो एंड देन कोस्ट एट स्केल, बिकॉज डिस्क वगैरह पर जो स्टोरेज था दैट वाज ह्यूज उस टाइम पे। सो नाउ अब ये हुआ, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग कीप्स इवॉल्विंग, IT मार्केट कीप्स इवॉल्विंग, सो फिर हमारे पास अलग तरह के फ्रॉम दिस सॉल्यूशन न्यू प्रॉब्लम्स वर आइडेंटिफाइड एंड वी मूव्ड ऑन टू जनरेशन 1, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि डेटा वेयरहाउस था, ठीक है, तो ये तो जस्ट एक रो था जो एकदम शुरू में मे बी मैनुअली करके या जो भी हम आंसर कर दिया करते थे, ठीक है। अब इसमें enterprise needed one place where all data could be reconciled with a single schema and a single ETL. This was the trigger for generation 1. अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और मान लो बिजनेस वाला, कोई बिजनेस इनोवेशन का बंदा था, अच्छा बंदा था कोई, या प्रोडक्ट का, वो आता है CEO के पास आता है और बोलता है कि यार, या CTO के पास आता है, यार दिस इज द इशू और लेट्स सॉल्व इट दिस प्रॉब्लम, और हमें जो एंड प्रोडक्ट होगा, मतलब इसको सॉल्व करके उसे वो दैट शुड हैव नीडेड वन प्लेस जहां पे हम सारा डेटा रिकंसाइल कर सके, क्योंकि अभी हम रिकंसाइल एक जगह पे नहीं हो रहा है, और एक सिंगल स्कीमा और सिंगल ETL, अभी मल्टीपल ETL है, तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस, जिसको टेक टीम को दे दिया गया होगा कि लो भाई अब सॉल्व करो तुम इसको, ठीक है। अब उन्होंने वो आगे बढ़े इस चीज को लेके। नाउ दिस इज द एंड प्रोडक्ट, एंड गोल, जहां से करना हमसे वी विल बी वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयरहाउस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि since we wanted to support कि we wanted to have single schema, so instead of many marts build only one, यहाँ पे ये horizontal हो गया, ठीक है। यहाँ से more or less data engineering जो की foundation थी मेरे हिसाब से वो that was laid down, because as a horizontal service, मतलब horizontal team data engineering जो
उसमें होती है. सो एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, इसको डेटा वेयरहाउस ही बोलते हैं जनरली. सो it was aimed to provide a single centralized schema consistent store for all analytics. स्कीमा कंसिस्टेंट, बेसिकली स्कीमा एनफोर्स्ड भी बोल सकता हूँ मैं इसको. किसी चीज की कंसिस्टेंसी के बनाने के लिए, जब मैं किसी चीज को कंसिस्टेंट करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई एनफोर्समेंट मुझे डालना पड़ता है. What kind of enforcement I have to do? That is trade-off decision that a tech team has to make, and there will be pros and cons on that, and based on that you have to make some assumptions. ठीक है. Then ठीक है, तो इसमें we started from this. So अभी if you see here, इसमें एट द हाई लेवल बहुत ही सिंपल लेमन टर्म्स में क्या था कि एक ऑपरेशनल डीबी ए है, उस पे एक ईटीएल जॉब बना दो, फाइनेंस डेटा मार्ट चल गई, ये साइलोज में चल गए यहाँ पे. ठीक है, बट यहाँ पे यस, यहाँ पे व्हाट हैपेंड, लाइक देयर इज अ सोर्स सिस्टम जहाँ पे हमें जितने भी सिस्टम्स, मतलब जितने भी हो सकते हैं हमारे पास जिनका जो डेटा मुझे फैच करना है, एंड देन वी मेक इन द स्टेजिंग एरिया वी मेक द रो कॉपीज एज इट इज, जो डेटा हमारे पास होता था. देन वी put it somewhere, then we did the and this is a temporary, otherwise it will be we'll think about the storage at that time, and that was costly. फिर this is the integration, basically the more or less the transformation जो मुझे करना है, integration layer, and then I have the enterprise data warehouse gradually जो मेरी layer है फाइनल जो मैं डालूंगा, and then these are the derived views, right? एग्रीगेशन ये बोल रहा है, मैं व्यूज बोल रहा हूँ इसको, जो फाइनली हमें दिखेगा. लाइक फाइनेंस के लिए मैंने दिखा दिया, एक उसके लिए दिखा दिया, जो भी है. एंड देन आई विल डू द सम बिजनेस इंटेलिजेंस ऑन दिस, या जिस भी तरह का इंटेलिजेंस एमएल करना चाहते हैं जो भी, दैट विल कम हियर, इट विल जनरेट द रिपोर्ट्स हियर. ठीक है, तो अब मैं इसका अगर आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, दैट इज ये डेटा वेयर हाउस है मेरे पास, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस. दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और जूम कर लीजिए. इज इट गुड नाउ? हाँ, नो आई थिंक. ओके, सो ये यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ, दैट इज द एट द हाई लेवल द कंस्ट्रेंट, और जो प्रॉब्लम जो इस सोल्यूशन में आइडेंटिफाई हुई थी. ठीक है, सो यू कैन रीड इट. सो यहाँ पे देखो प्रीवियसली क्या था, लाइक वी हैड द ईटीएल जॉब्स, सेपरेट ईटीएल जॉब ए, जॉब बी, राइट, समथिंग लाइक दैट वी वर. बट हियर इज जस्ट द डूइंग द एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे फाइल भी दिखा रखा है, and it will put every data into the staging, rather than as opposed to कि एक ETL job है that is doing everything, मतलब कि it is doing the extraction, it is doing the transformation as well and everything. So we put everything here, and then there is ETL engine, एक single place पे. I will not say कि there is just one instance of the ETL server or something like that. I'm not going into that. That's a scalability thing. Obviously एक नहीं होगा. But the thing is कि एक entity, एक separate entity, एक separate layer होनी चाहिए ETL के लिए, जो merged data है उसके ऊपर वो काम करेगी. For example, the staging tables. यहाँ पे ये करता है, okay, we do the sanitization, क्लेंजिंग बेसिकली जिसको बोलते हैं, वैलिडेशन सारा डेटा का, उसका जो भी है आप जो भी करना चाहते हैं, नल चेक से डीड्यूब, जो भी व्हाटएवर वी वांट टू डू. देन we these are the like standard codes, कंफर्मेशन. बेसिकली अगर मैं इंडिया में के लिए कर रहा हूँ, इंडिया के स्पेसिफिक मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मे बी आई हैव सम स्पेसिफिक करेंसीज एंड उस टाइम जोन का मैं रिपोर्ट डाल रहा हूँ इवेंट्स की. And then these are the operational data store. यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे up until this point the staging table data that has been transformed a bit. ठीक है, यहाँ पे हमने उसको डाल दिया. फिर this data again will be maybe transformed, maybe that is the correct word, and then that will be put into the different tables. And then if you see here, incremental. So difference from first architecture is that there was different pipelines, different ETL pipelines. यहाँ पे single ETL pipeline and there is a staging area. Right? You can say that, yes. यहाँ पे एक अलग अलग ETL jobs नहीं है, अब एक single ETL job है. जो अब क्या हुआ देखो, if you look closely, we have just
up until this point we have put a layer, an additional layer of staging tables, जहाँ पे सिर्फ extract होके सारा डल रहा है. We merge all this data into single place. That is a staging tables. वहाँ पे ऐसा नहीं था. के बाद हम यहाँ पे validation layer and all we have added. हाँ, फिर वो ETL, राइट, वो वहां भी कर रहे होंगे मोर और लेस, मतलब कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि वो रिकंसिलिएशन के उसमें कर रहे होंगे, स्टेजिंग में अलग अलग लेटर स्टेज पे कर रहे होंगे, बट यहाँ पे उसको पहले ही कर दिया हमने. जैसे ही हम उसको जो मर्ज डेटा है ना, उसमें मर्जिंग नहीं हो रही थी एट द हाई लेवल, बट हियर देयर इज वन लेयर which is responsible for merging all these sources. Okay. अरे यार क्लेम क्या हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे फिर इफ यू सी हियर, यहाँ पे अब फिर भी हमारे पास ये इंक्रीमेंटली मटेरियलाइजेशन, इंक्रीमेंटली दे कीप ऑन मतलब ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, और उसको जो भी स्पेसिफिक हमें जिस भी उसमें चाहिए, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा एंड पुटिंग इनटू सेपरेट ऑपरेशनली जो वायबल हमारे पास जो भी एंटिटी हो सकती है, लाइक फाइनेंस के लिए मैंने डाल दिया, सेल्स के लिए डाल दिया. ये मेरा यहाँ पे इस डेटा को और प्रोसेस करने के बाद में या ट्रांसफॉर्म करने के बाद में आई हैव रीच्ड टू दिस लेयर, ठीक है. और फिर यहाँ से ये मेरा स्टिल इट इज अ डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा है ये मेरे पास अभी भी, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है. स्कीमा एनफोर्स्ड राइट डेटा है, यहाँ तक राइट है मेरे पास. अब दिस इज द लेयर जहाँ पे मैं रीड करूंगा उसको. दिस इज द रीड लेयर, ठीक है. कंज्यूमर एक्सेस लेयर. अब यहाँ पे अगर मुझे कोई if someone is if business is interested in scheduled reports, मतलब इस तरह का, तो आई नो कि मैं एक सेटअप करूंगा उसका. I'll run maybe एक शेड्यूलर जावा में, जिसमें भी मैं लिखूंगा I'll fetch the data from here and here and I will keep on generating something like that, ठीक है. फिर मैं एक एग्जीक्यूटिव के लिए एक डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए डेटा लेके उसको मैंने बना दिया, ठीक है. Then I have like other tools also, other kind of analytics or business intelligence I want to do. मैं उसको प्रॉपर सेटअप कर लूंगा. ये कंज्यूमर एक्सेस लेयर है बेसिकली, इसको मैं रीड बोल रहा हूँ. यहाँ तक राइट है और यहाँ पे रीड है, यहाँ पे क्वेरीज मेरी चलती है, ठीक है. तो इसमें आपने पहले फैक्ट्स एंड डायमेंशन टेबल बना लिया, ठीक है, स्टेजिंग Right. एरिया. स्टेजिंग एरिया का डेटा से उसके बाद फिर से आपने यूज केस के बेसिस पे डेटा को सेग्रीगेट कर दिया. हाँ, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया. मैं ऑर्गेनाइज वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब क्यूरेट. इसने प्रॉपर, इफ यू सी, क्यूरेट वर्ड यूज किया था मैंने पहले. तो क्यूरेट मींस सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन रिफाइंड जजमेंट के साथ. दैट इज अ मतलब वर्ड. तो मैं क्यूरेट वर्ड यूज करूंगा. दीज आर द क्यूरेटेड डेटा स्टोर्स, ठीक है, ठीक है. और फिर उस पे मैंने इंटेलिजेंस अपना जो भी मतलब मुझे यूज करना था, डिपेंड्स ऑन कि सीईओ को क्या चाहिए, मेरी नॉर्मल प्रोडक्ट टीम को क्या चाहिए, मेरी नॉर्मल जो फाइनेंस टीम है उसको क्या चाहिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज केस मैंने अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट्स बना दी. ये जस्ट एग्जांपल्स है, नॉट नेसेसरली कि यही होता है. ओके, सो दिस इज द डेटा वेयर हाउस. अगर आर्किटेक्चरली कोई देखे तो दिस इज द डेटा वेयर हाउस. तो सर ये डेटा वेयर हाउस है, आई नो इट प्रीटी वेल, मैंने तो इस पे काम भी किया था. तो आप ये कह रहे हो कि दिस वाज जनरेशन 1 ऑफ डेटा लेक बेसिकली, मतलब जो नहीं, ना डेटा लेक नहीं, एक अलग जनरेशन में. डेटा लेक अपने आप में एक सॉल्यूशन है. मैं बोलूंगा एक प्रॉब्लम थी इनिशियली. प्रॉब्लम क्या थी जो मैंने एकदम शुरू में किया था, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जनरेशन 1 था. राइट. दिस इज डेटा वेयर हाउस फॉर श्योर. तो इस हम मतलब अभी डेटा लेक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग डेटा वेयर. जनरेशनल, मैं वही बोला है कि देखो प्रॉब्लम हम जो कर रहे हैं ना, जगह पेन पॉइंट क्या है, दिस इज द पेन. सीधा ये पेन है, राइट. अब इसको हम सॉल्व करते गए. सबसे पहला सॉल्यूशन आया हमारे पास साइलोज में, जो ETL वगैरह बताया मैंने. फिर अब देखो, जब हम एक इनोवेट करते हैं ना, यस, हम एक ग्रो करते हैं, तो हम हमेशा एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से प्रॉब्लम लेके आते हैं, रादर की प्रॉब्लम से सोल्यूशन. ये बोथ वेज जाता है, एक साइकिल में होता है. पहले सोल्यूशन से प्रॉब्लम निकालते, फिर प्रॉब्लम से सोल्यूशन, फिर उस सोल्यूशन से प्रॉब्लम निकलती, फिर उससे. सो ऐसे ग्रेजुअली ये रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन. इसको एवोल्यूशन बोलते हैं, बिहाइंड द कर्टेन. राइट. ठीक है. तो हमने जनरेशन 0 में वी ट्राइड, हमने एक जो भी हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल टेक्नोलॉजीज थी या जितना भी हमारे पास थॉट प्रोसेस था, उसके बेसिस पे हमने बना दिया एक, ठीक है, साइलो डेटाबेस या डेटा मार्ट हमने बना दिए. लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम्स थी उस सॉल्यूशन में? दीज वर द प्रॉब्लम्स, जिसमें मैं
तीन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, डेटा कंसिस्टेंसी, स्कीमा रिजिडिटी और नो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस तीन में मैं ज्यादा कंसिडर्ड ज्यादा मतलब कंसर्न हूँ। ठीक है, दीज वर द प्राइमरी थिंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से आगे ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई और इनको सॉल्व करने के लिए एक नया नेक्स्ट जनरेशन आई डेटा इंजीनियरिंग की, जिसको हमने डेटा वेयर हाउस कहा, जो 90s और 2000 तक चली है अच्छी खासी। राइट, उसमें भी आई थिंक दो प्रॉब्लम तो है, स्कीमा रिजिडिटी और नो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, अभी मैंने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर वो करा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी अब डेटा हाँ। वेयर हाउस की प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, राइट, ठीक है सर। हाँ, तो अब देखो नाउ की आर्किटेक्चरल डिसीजन जो हमने बनाए थे, फर्स्ट वन वाज स्कीमा ऑन राइट, जो उस टाइम पे तो बढ़िया लगा था। ठीक है, बट मार्केट बोलूंगा, मतलब हमेशा चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। ठीक है, किसी भी टर्म्स में। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट घूम फिर के आईटी पे आ जाता है। ठीक है, अगर हम मतलब ग्रेजुअली जब हम उसको सोल्व करना चाहते हैं तो उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। तो दीज आर द की आर्किटेक्चरल डिसीजंस जो इस डेटा वेयर हाउस में हमने बनाए थे। ठीक है, द फर्स्ट वन लाइक आई मेंशन स्कीमा ऑन राइट, जो कि बहुत ही बड़ा मतलब वो था उस टाइम पे, अच्छा था क्योंकि सारा स्ट्रक्चर डेटा आया करता था, तो बढ़िया लगा उस टाइम पे, सब बढ़िया था। बट gradually things started changing. Second decision that was that column storage. Basically हम generally इसमें like वो होता है ना, जैसे मैप को स्टोर करते हैं उसमें कॉलम एक डेटाबेस में बना देते हैं, इस जैसा एग्जांपल। बट उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें जो स्टोरेज बिहाइंड द सीन जो स्टोरेज यूज किया गया था, दैट वाज द कॉलम मेजर मोर और लेस। ठीक है, इसमें मैंने रैशनली भी कैप्चर करवा रखा है कर्सर से कि अच्छा, ये मैंने पूरा कर्सर से बनवा रखा है, मतलब जस्ट फॉर मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो फिर उसमें ये था कि रैशनली इसको कॉलम वो करने का कि एनालिटिक्स क्वेरीज रीड फ्यू कॉलम्स बट मैनी रोज। ठीक है, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया था। और अगर इसको इफ यू आर एबल टू कंज्यूम दिस लाइन और कल को इंटरव्यू में बैठते हो तो यू कैन से ऑल्सो कि अगर कोई सिनारियो आ जाता है कि जिसमें मुझे मल्टीपल क्वेरीज रीड करनी है, सॉरी जो क्वेरीज है मेरे पास, दे हैव टू रीड फ्यू कॉलम्स, मतलब कम कॉलम रीड करे बट मल्टीपल रोज करे। फॉर एग्जांपल लिस्ट अगर मुझे स्टोर करनी है तो यू नो कि तुम कॉलम मेजर डिजाइन में जाओगे, इसको रिवर्स करके भी तुम यू कैन कंज्यूम एंड प्रोड्यूस इट दैट वे आगे फर्दर। सो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे लाइक आयो स्कैन ऑब्वियसली वो हट जाते थे उससे हमारे, और कंप्रेशन चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आगे नहीं जाते इसमें। ठीक है, अब इसमें एक तो ये इसका ट्रेड ऑफ तो हमें पता ही था। ठीक है, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसका हम नहीं वो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम आए कॉलमनर या कॉलम मेजर वाले में, सो इसमें ये राइट path was sort of expensive, मतलब जो right path था that was expensive। तो now you can imagine कि अगर velocity बढ़ेगी, ठीक है, velocity बढ़ने का मतलब है more and more data are being generated means it has to be written somewhere। ठीक है, but write operation itself is expensive, तो I need to think about it। तो वो scale नहीं करती है उस velocity पे। तो this column measure does not scale with velocity, सो स्केलेबिलिटी वहां पे उसमें दैट वाज द इशू। ओके, मतलब ये ट्रेड ऑफ था इसका जो भी है। देन आई नीड थर्ड डिसीजन दैट वाज, अच्छा जब मैं डिसीजन बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि ये तीन चीजें अगर तुम डेटा वेयर हाउस को देखोगे तो तुम किसी को बताओगे कि मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को या प्रोडक्ट ऑफरिंग को आई विल आइडेंटिफाई इट एज अ डेटा वेयर हाउस इफ इट इज स्कीमा ऑन राइट, इफ इट इज कॉलमनरी स्टोरेज एंड इफ इट इज प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस अप्लायंसेस, समथिंग लाइक दैट। सो ये एक तरीके से सेलिएंट फीचर टाइप के हो गए जो वो उसमें होते हैं। तो एक इसमें ये हुआ। ठीक है, ये ठीक है, इसको यू कैन रीड। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सो दैट ये बहुत सारा है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी जनरेशन है। ठीक है, ग्रेजुअली यू कैन रीड, मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ लेना फिर। ठीक है, अभी बहुत कुछ है इसमें जो डिस्कस करना है। तो अब जनरेशन 1 फेल क्यों हुआ, एक तो कॉस्ट वाले इसमें हुआ था। ठीक है, लाइक आई मेंशन प्रीवियसली आल्सो कि डेटा वेयर हाउस के टाइम पे क्या था कि जो डिस्क स्टोरेज था ना वो एक फैक्टर हुआ करता था, अब नहीं है।
मतलब दैट्स ओके, बट उस टाइम पे था, ठीक है। एक रिस्क की रिजिडिटी, ये हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है अभी तक की जर्नी में। मैं 1990s और 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब उस टाइम पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आना शुरू हो गया था। आई थिंक फेसबुक 2005 या चली थी उस टाइम पे, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आने शुरू हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। IoT वगैरह आने लगे थे, ठीक है। एंड देन वर्टिकल स्केलिंग लिमिट, यस। सो क्या होता था, दे वर नॉट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स काइंड ऑफ, यू कैन से। मतलब अभी का डेटा वेयर हाउस देखोगे, इट इज देयर, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे कि एवोल्यूशन जर्नी में एक्चुअली कुछ प्योर नहीं होता, प्योर डेटा वेयर हाउस, प्योर डेटा लेक, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। सब कुछ मिक्स होती है सारी चीजें, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्योर फंक्शनल मैं कुछ हद तक कह भी सकता हूँ, बट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नो, बिल्कुल नहीं है। सब कुछ होच पोच खिचड़ी होती है, ठीक है, फाइनली। तो वो होता है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन और बिकॉज ऑफ मार्केट में अलग अलग कस्टमर को केटर करने के लिए, ठीक है। बट उस टाइम पे ये ऐसा था, तो वर्टिकल स्केलिंग की लिमिट थी, ये दिस वाज द ह्यूज थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेशन 2 का ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ, गूगल ने 2003 में मैप रिड्यूस और GFS पास मतलब पेपर पब्लिश किया, ठीक है, जिसको हमने पहले भी आई थिंक यू हैव मेंशन कि तुमने डिस्कस भी किया। तो अब उस टाइम पे हडूप भी मतलब बिग डेटा वाला हडूप वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है, विच वाज अ फंडामेंटली डिफरेंट पैराडाइम। डिफरेंट पैराडाइम किस पर्सपेक्टिव से, कि सो फार हम वर्टिकल स्केलिंग वगैरह बात करते थे, क्योंकि मेरे पास मोर और लेस, मेरे पास और अच्छा टर्म नहीं है इसलिए मैं मोनोलिथिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि मोर और लेस ये दिस वाज द फैट लेयर जो मेरे पास थी अभी तक, ठीक है। ऊपर लेयर में बोल देता हूँ इसको, एक ऊपर लेयर थी मेरे पास जो बहुत कुछ कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स स्टार्टेड टू पिकिंग अप इन आई थिंक अर्ली 2000। अब उस टाइम पे फिर सबने अब अपना कॉन्सेप्ट लेके आए और ये एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया नाउ। अब इसको फर्दर इवॉल्व होना था। अब इसका जो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते गूगल ने इसे ऐसे सॉल्व किया, और एक जनरेशन अब आई हमारे पास हडूप और बिग डेटा की, 2006 2016, ठीक है। इसमें इस 11-12 में हम लोग पास आउट हुए थे, उस टाइम पे हडूप और बिग डेटा पिक्चर में था अच्छा खासा, ठीक है। तो अब इसमें कोर इनसाइट क्या थी, इसमें क्या था, डू नॉट मतलब हम जो हमारे पास जो डेटा होता था, वी आर नॉट जस्ट लाइक at immediately like pushing it to the processing engine, pushing the processing to the data. इसको मैं कैसे बोलूं कि डेटा मूव नहीं कर रहा है। सी इन दोनों लाइन को इफ यू आर एबल टू कंज्यूम, डेटा इज नॉट मूविंग। प्रीवियसली इफ यू सी सारे आर्किटेक्चर में डेटा इज मूविंग, यहाँ से उठाया डेटा, यहाँ से रीड किया, सॉरी यहाँ से रीड किया ऊपर से, इसको यहाँ डाला, फिर यहाँ से उठाया इसको, फिर यहाँ डाल दिया, राइट। डेटा मूवमेंट इज देयर, डू आर यू एबल टू सी दिस, विजुअलाइज दिस, ठीक है। तो उस केस में डेटा मूवमेंट था, बट अब क्या होगा कि ये डेटा मूवमेंट नहीं है। डेटा को स्टोर ऐसे करो कि वी आर नॉट लाइक वी डू नॉट हैव टू मूव द डेटा हियर एंड देयर, ठीक है। तो हमारा कोड पहले केस में वही था सर कि कंप्यूट अलग होता था, डेटा को कंप्यूट के पास लाना पड़ता था सारी प्रोसेसिंग करने के लिए, क्योंकि ETL वाज अ कंप्यूट इंजन, तो उसमें इंजन में इंसर्ट करके आपको उसका फिर आउटपुट लेना पड़ता था। देन बिग डेटा का वो आर्किटेक्चर था कि ब्रिंग कंप्यूट नियर टू डेटा, और डेटा और कंप्यूट को एक साथ रखो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट कर दो, जहाँ पे डेटा वहाँ पे कंप्यूट होगा, एंड देन करेक्ट मैं हाँ वही आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि मतलब आई थिंक इससे भी वो दिखता है कि हम यहाँ से सारा डेटा रीड करके मूव कर रहे हैं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेटा मूवमेंट था, बहुत सारा डेटा मूवमेंट था, यहाँ से उठा के हमने यहाँ डाला, फिर वो डेली बेसिस पे कर रहे थे हम ये लोग, ठीक है। तो अब उस चीज को डेटा मूवमेंट हट चुका है अब, ठीक है। अब डेटा एक अलग ही रेवोल्यूशनरी एक थॉट थी है कि डेटा हट चुका है, ठीक है। इसको इसके पैरेलल टर्म एक एज कंप्यूटिंग होती है, वो एक अलग चीज है, बट उसमें भी यही मतलब मोर और लेस वी ट्राई टू डू दैट। जो ये स्ट्रीमिंग जैसे जियो हॉटस्टार वगैरह ये सब ट्राई टू यूज। अच्छा, या जो मेटा का जो वो है चश्मा होता है ना, वो जो विराट कोहली जिसका ऐड करता है, या उसमें उनके लिए एज कंप्यूटिंग, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या करते थे, SDFS एक नया कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे, ठीक है। यस, बेस्ड ऑन मैप रिड्यूस इन माय ओपिनियन, ठीक है। उसमें वो आया था और उस पे डायरेक्ट इसको ये किया करते थे, ठीक है। ये दिस इज द
at the very high level visualization for this. We had the like HDFS ingestion. We read the data and put it into HDFS, and then for एक movement तो होगी obviously, मतलब अलग-अलग different sources से data, but we structure the data in such a way on like a distributed file system in such a way it's easier to run queries on it, something like that. ठीक है, और फिर इसको ये मोर और लेस हडूप के बारे में है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ पूरा एंड गोइंग टू द आई थिंक वी कैन हाँ स्किप कर सकते हैं, हमने काफी डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, मतलब अगर इफ यू वांट कि ये जनरेशन 2 वाला था थोड़ा सा, अगर इफ यू वांट, चलो इसको स्किप करना तो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये हडूप था, छोड़ देते हैं इसको। अब आते हैं अगली जनरेशन पे, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। HLD पे नहीं जा रहा हूँ मैं, इसके साथ ये शेयर कर दूंगा साथ में। अब इसमें एक तो इसमें जो की डिसीजंस हमने लिए थे, अच्छा बाय दिस टाइम जो मैंने बोला था कि लाइक कमोडिटी हार्डवेयर एज इन की हार्डवेयर की कॉस्ट हैड रिड्यूस्ड अ लॉट, ठीक है। जो डिस्क वगैरह थी तो उसमें दैट वाज नॉट एन इशू, इट हैड बिकम अ कमोडिटी इजीली चीपर अवेलेबल, ठीक है। और उसका रेप्लिकेशन व्हाटएवर जो हम कर सकते थे, जहाँ पे ये ट्रेड ऑफ वगैरह मैं अभी एट द हाई लेवल कर रहा हूँ इसको। और फिर इसके हमारे कमोडिटी हार्डवेयर प्लस रेप्लिकेशन, ये आर्किटेक्चरल डिसीजन थे हडूप के। अगर मैं हडूप को सेलिएंट फीचर एज एन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ तो दीज आर द सेलिएंट फीचर, तो डिसीजन दैट वेंट इनटू द डिजाइन और द आर्किटेक्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हडूप। देन स्कीमा ऑन रीड, नाउ you see it, now previously we were doing schema on write, right, so far। अब इस जनरेशन से हडूप से स्टार्ट हुआ schema on read, ठीक है। then replication, all those things and then map reduce, I think this was the access layer, ठीक है। ये हुई access layer यहाँ पे, जो हमारी नहीं ये वाली नहीं, map reduce as universal compute। so correct me if I'm wrong, जब हम कंप्यूट की बात कर रहे हैं बेसिकली मैं एक्सेस लेयर की बात कर रहा हूँ कि क्वेरी आई मेरे पास और मुझे कंप्यूट करके उस क्वेरी का आउटपुट देना है, सो दैट इज मोर और लेस द कंप्यूट फॉर मी, ठीक है। ठीक है, कुछ चेंजेस में, मतलब सही समझाना मैंने ये चीज? हाँ ठीक है ना, ओके ओके ठीक है। तो नाउ ठीक है, मतलब सबने मैप रिड्यूस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करी, हाउएवर खुद गूगल ने मैप रिड्यूस अब बंद करवा दिया है रिसेंटली, मतलब वो इश्यूज की वजह से। बट दिस ऑल द थिंग्स, ये सारे सोर्सेज थे जो ओपन सोर्स बेसिकली टूलिंग थी, bespoke टूलिंग थी जो बेस्ड ऑन मैप रेडियस ये बनाई गई थी या जो भी थी, एंड दे यूज्ड टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसको पढ़ लेना बाद में, मैं दे देता हूँ एक बार, ठीक है। अब इसको प्रोलिफरेशन, यहाँ पे प्रोलिफरेशन बहुत मतलब एक मतलब अच्छा टर्म है। प्रोलिफरेशन मतलब स्पर्टिंग, मतलब फटना वाला प्रॉब्लम्स का, ऐसे करके मतलब जो मल्टीपल चीजें आ गई मतलब उस प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अब इसने द प्रॉब्लम दैट हैपेंड हियर, द कॉम्प्लेक्सिटी to operate because we had so many components in the system, you can see it here also, ठीक है। मेरे पास मतलब multiple layers started happening there, the communication interaction between them, ठीक है। in between उनके बीच का maintainability, उनको operationally maintain करना, all those things they started coming into the picture, and because of that क्या हुआ, ये generation 2 fail। अच्छा fail बहुत ना इसने यहाँ पे फेल लिखा हुआ है कर्सर ने, बट मैं थोड़ा सा परहेज करूंगा, मतलब आई विल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द टर्म फेल, बिकॉज फेल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि फेल हो गया, फेल इज समथिंग कि बस गया खत्म। some companies would be using this Hadoop also, as even as of date also might be using, so fail is a very strong term, don't take it seriously, मतलब by the face value of it। now अनपॉपुलर कह सकते हैं, हाँ अनपॉपुलर कह सकते हो, मतलब या डिस्करेज्ड इज द बेटर वर्ड। सो नाउ पेन पॉइंट इसमें सबसे पहले तो यही था, ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब स्कीमा रिजिडिटी मेरे लिए कंसर्न नहीं है, एक नया उसका एरा शुरू हो गया था। स्कीमा इंस्टेड ऑफ डूइंग स्कीमा ऑन राइट, आई एम डूइंग स्कीमा ऑन रीड, तो वो मेरे लिए अब इतना वो नहीं रहा। तो एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई जनरेशन 2 में, ठीक है। अब लेकिन दैट वही होता है जब व्हेन आई ब्रिंग इन a solution, it always comes with a package, with a package of pros and cons, depending on that we have to make the trade-offs। तो हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, बट it now it brought with it the operational complexity। yes, this was this additional thing was there, and then yes, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा specifically because meanwhile cloud also
became a thing. AWS started in I think 2007, मतलब मैं थोड़ी डेट पे नहीं जाता हूँ, बट इसके ड्यूरेशन में क्लाउड आ चुका था. एंड अच्छा, और क्लाउड इनकम्पैटिबिलिटी आई ही क्यों पिक्चर में? बिकॉज पीपल स्टार्टेड यूजिंग क्लाउड. नाउ व्हेन दे आर यूजिंग क्लाउड और उसका कंपैटिबिलिटी नहीं है मेरे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के टूल्स के साथ में, देन आई विल हैव टू, एक तो उसमें प्रॉब्लम आएगी कि आई विल हैव टू मेंटेन इट अ सेपरेट लेयर जो उनके बीच का कम्युनिकेशन या जो भी ये कंपैटिबिलिटी को रियलाइज करे, एक अडाप्टर काइंड ऑफ थिंग, डिजाइन पैटर्न जो उसको रियलाइज करे, वो मुझे लगानी पड़ी, जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ बोथ क्लाउड का भी और इसका भी. ठीक है, क्योंकि लोग अब क्लाउड आया तो क्लाउड यूज भी करना शुरू किया, तो उसकी वजह से दिस प्रॉब्लम केम हियर. एंड डेटा स्वैम्प प्रॉब्लम, सो दिस गवर्नेंस that it has it is because the velocity was so much. We were doing schema on read on we were doing the schema or applying the schema during the query or ad hoc queries, not previously, so data became discoverable. Early हमने इसके बारे में बोला था कि without reading raw files we should have if I want to find the data without even reading the raw files, I need to have some metadata kind of thing, right? So that was missing primarily in this. And gradually अगली जनरेशन में Amazon S3 and Google cloud storage and Azure का मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, I'm more biased to Amazon AWS, तो इसी के बारे में बात करते हैं. So AWS आया, हाँ yes 2006, yes, इसका मतलब AWS पहले से स्टार्ट हो चुका था. They tried to design it in such a way that they were able to provide the durability with good scale and infinite horizontal scalability, right? This was huge win for AWS for the storage purpose, for S3 specifically. Then this another concept came storage compute separation, why jo bringing compute closer to storage and all those things. And this whole offering was given first out of the box and second at a very economical cost. तो जो हमारा अलग से जो हम so far we were discussing about cost and everything, so उसने this has been solved in by Amazon S3 or similar kind of products. Okay, so सर ये वाला स्टेटमेंट एक बार रुकते हैं इस पे, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है. कौन सा बोलो. हाँ ये वाला आई थिंक. हाँ मतलब मुझे भी समझना है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो भी आया तो उसने कैसे एसडीएफएस को ऑब्सोलीट कर दिया, लाइक व्हाट हैपेंड. यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इस जनरेशन में. एग्जैक्टली ये जो लाइन लिखी हुई है ना ट्रिगर हर एक पे जनरेशन का, यही जो जनरेशन 3 ये कैसे सॉल्व कर रही है इन सब चीजों को, यही जनरेशन 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा एक चीज जस्ट मुझे ये लग रहा है कि सो व्हेन दिस ब्लॉब स्टोरेज केम, राइट, लार्ज स्केल ब्लॉब स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज का जो ऑप्शन आया जहाँ पे हम फाइल स्टोर करते हैं, सो दिस मेड one thing it made possible is that now you can store all your data in a very unstructured and a binary format into these, and then when you are storing let's say AWS में या फिर आप GCS में स्टोर करते हो, राइट, या ब्लॉब में, तो आपका there is no inherent schema on top of it, right? There's just binary data होता है. ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कुणाल, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके बोलता हूँ, ठीक है, मुझे बताना तुम ये बोलना चाह रहे थे या नहीं. अभी तक क्या होता था, हम वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, बट यहाँ पे अगर देखो दीज आर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट. we were storing the object of bytes, ठीक है. we were not storing unstructured data. so हमने जो टर्मिनोलॉजी थी ना, हमने any kind of data को ऑब्जेक्ट बोल दिया. we merged that terminology or like implementation wise also, और हम सब कुछ as a मतलब as a blob की तरह स्टोर करने लगे. so that जैसे हम डेटा इलास्टिकसर्च में रखते हैं या MySQL में रखते हैं, so there is a structure to that data. Exactly. And then but when we are storing in a blob, right, there is no structure to that. No structure. Exactly. मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. It's not even understanding कि क्या stored है वहाँ पे. Even I think वो string है या int है या byte है, ये भी understanding नहीं होती है. बिल्कुल. और यही जनरेशन 3 का एक बहुत बड़ा विन था. तो relationship anyway is the next level, right? After you understand कि ये int है या वो है. करेक्ट. मतलब अभी तक हम बोल रहे थे कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है. वी वर सेग्रीगेटिंग देम. इंस्टेड ऑफ सेग्रीगेटिंग देम
people started calling them, like for example Amazon S3 का जो भी आर्किटेक्ट होगा जिसने बनाया कि लेट्स कॉल एवरीथिंग एज ब्लॉक, मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट है वो, कुछ भी स्टोर करवा लो मेरे से। तो जो उनके बीच की लाइन की कैटेगराइजेशन वो खत्म ही हो गया, मेरे पास सब कुछ डेटा है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट, इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग इट। ठीक है। तो इसमें अच्छा, इसमें और भी स्टेटमेंट्स हैं। Then ये तो 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी, मतलब इस ये क्या था कि पहले ड्यूरेबिलिटी 11 नाइन्स की नहीं थी? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, रुको एक मिनट में दिखाता हूँ, उस पॉइंट पे मैं जाता हूँ। पहले हम आते हैं एफआर पे, एनएफआर सॉरी। ठीक है, ये 11 नाइन्स मतलब ऐसे होता है, ये 11 नाइन्स 99 पॉइंट के बाद दो तो 9 ये आ गए। हाँ, 9 और नोर 9 और मतलब अगर तुम इसको देखोगे, अगर कि अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो 1000 सेकंड्स में से 999 सेकंड अवेलेबिलिटी थी मेरी, एक सेकंड के लिए मैं मान सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको और ज्यादा अगर वो करता हूं, इसमें नाइन्स और ऐड करता हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर अवेलेबल, मोर प्रिसाइज। यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो डेटा ड्यूरेबिलिटी भी उसमें यही हुआ कि उसमें 9 नाइन्स मतलब ऐसे करके स्टोर, मतलब आई it is available practically all the time, not just virtually। ये एक जस्ट इंडिकेशन है, मतलब मैं जो मतलब इसमें ये जो बताना चाह रहे हैं कि 9 नाइन्स कि इट इज हाईली ड्यूरेबल, मतलब यही मैं बोल सकता हूँ अभी, मतलब इससे ज्यादा आई डोंट नो मतलब व्हाट टू से। सो आई थिंक You can add. ड्यूरेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए थोड़े से मुझे लग रहा है कि दिस इज टॉकिंग आल्सो ऑन टर्म्स ऑफ, जैसे एचडीडी वगैरह आप यूज करते थे डेटा स्टोरेज के लिए, तो एचडीडी में भी इनहेरेंट प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? इट Okay. गेट करप्टेड, तो डेटा करप्शन वगैरह सॉल्व करते हैं सीआरसी Okay. वगैरह। Okay. And this also, let's say you keep it for few years, then it because of reads and write which will happen on that, it goes under wear and tear, right? तो उसके कारण से आपका डेटा जो है मे बी एक्यूरेटली आप डेटा रीड नहीं कर पाओगे सेम एचडीडी से आफ्टर Okay. फ्यू, मे बी उसका आई एम सेइंग मे बी 5 years 10 years 20 years का लाइफ टाइम होगा उसका, राइट? आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। बट आई थिंक दिस AWS solve all these problems। इसका S3 का जो बहुत फेमस, आई थिंक देयर इज अ फेमस ब्लॉग आल्सो ऑन S3। करेक्ट। So which solved all this problem by making वो I think replication करके they would have हाँ solved एग्जैक्टली, मतलब जैसे अभी they अटैक did हुआ था some ना। optimization also on this thing, करेक्ट, इसका एक optimization एग्जाम्पल, on VRTR जो reduce करने का, right, to reduce the cost of it, they have done some optimization also on this। करेक्ट। अच्छा, इसी के एग्जांपल में मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू से रेप्लिकेशन और ड्यूरेबिलिटी, इजराइल में एक इनका डेटा सेंटर था अमेजोन का, राइट? उसमें यूजर का वगैरह का डेटा था, बट अभी जब ईरान ने अटैक किया उस पर, अभी रिसेंट की बात है, ये न्यूज में भी आया था, तो अमेजोन का जो डेटा सेंटर था वो उड़ गया था, लेकिन दे वर एबल टू रिकवर विद इन हाफ डे या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन थी ओनली। डेटा कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ था उनका, मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं, इसराइल में था डेटा सेंटर या यूएई में था, समथिंग लाइक दैट, मैं लोकेशन का वो ढूंढा, बट ये जो वॉर चल रही है ना ईरान वगैरह जो इन सब की, इसी में ही इसका एग्जांपल एक निकला हुआ है। एक बार सर्च करना, यूएई में था डेटा सेंटर, अमेजोन के डेटा सेंटर पे अटैक हुआ था। ठीक है, रिसेंटली। तो वहां पे यू कैन नाउ दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ अमेजोन S3 ड्यूरेबिलिटी, और जो ये क्या 9 की बात करते हैं। ठीक है, कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही उड़ गया है, खत्म हो गया है बिल्कुल, become a dust। ठीक है, it has become a dust, but still they were able to recover within couple of hours or within half a day, like they were able to recover very fast। I'm not able to I'm not sure about the exact timing that was there, but ये हुआ है। बट यहाँ पे दो गारंटीज है, राइट? अलग अलग गारंटीज, एक ड्यूरेबिलिटी की 11 नाइन्स की गारंटी और एक स्केलेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज अवेलेबल, हाँ राइट, ठीक है। तो डेटा तो ड्यूरेबल है ही, और लेट्स से अगर आप अगर नहीं वो रिस्टोर नहीं कर पाते हो, देन यू कैन रीडायरेक्ट द क्वेरी टू अनदर दिस, राइट, सम अदर जियो लोकेशन जहां पे आपने रेप्लिकेट हाँ, किया, और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, जियो डीएनएस जो होता है वो रीडायरेक्ट कर देगा टू डिफरेंट डेटा सेंटर, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। करेक्ट। ठीक है। इनफिनिट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, आई मीन इट माइट बी इन्फिनिटली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि यू कैन स्टोर एनी एज मच अमाउंट ऑफ डेटा एज यू वांट, देयर इज नो लिमिट। S3 में कितना डेटा स्टोर कर लो, वो ये नहीं कहेगा कि अब हम बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो करते जाओ स्टोर डेटा।
हाँ कोस्टिंग अलग होगी, मतलब मैं कोस्टिंग वो जो पैसे वाली कोस्टिंग होती है, ह्यूमन एफर्ट वाली कोस्टिंग नहीं दे रहा हूँ मैं, जो एक्चुअल जो मनी वाली जो मनी वाइज वो होगा, क्यों बिकॉज दे AWS का जो मॉडल है वो मोर और लेस है कि पे एज यू गो काइंड ऑफ थिंग का। इसमें मुझे ये लगता है सर कि जैसे इनफिनिट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हाउ इट वाज अचीव्ड बिकॉज यू सेपरेटेड स्टोरेज एंड कंप्यूट, राइट? करेक्ट, उसमें हाँ उसमें तो मैं अगर थोड़ा स्टोरेज एंड कंप्यूट हैपेंस ऑन द सेम लेयर, देन हॉरिजॉन्टली भी स्केलेबिलिटी भी इनफिनिट नहीं मिलती है, राइट? आफ्टर सर्टेन पॉइंट starts choking in terms of latency and other things, other parameters. But since you are able to separate, now you are able to infinitely scale it. करेक्ट, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि सेग्रीगेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट, यस इट इज देयर, बट वो स्टोरेज को कैसे इन्फिनिटली स्केल करते हैं। सी व्हेन यू टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी, यू टॉक अबाउट द स्केलेबिलिटी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो आर्किटेक्चर में होते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट से कि मैंने एपीआई स्केल कर दी, डेटाबेस स्केल नहीं किया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। उसके अगर तो स्टोरेज में क्या करते हैं ये लोग, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS करके एक टर्म होता है ना, एक नेटवर्क, वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंटिन्यूअसली एडिंग न्यू स्टोरेज। हर हैव यू हर्ड कि गूगल, एक बार गूगल का आया करता था कि एवरी आर वी आर एडिंग थाउजेंड्स ऑफ जीबी और 1500 GB एवरी आर, समथिंग लाइक दैट। वो कैसे ऐड कर रहे हैं, वो नेटवर्क डिवाइसेस होती थी। एप्पल ने भी स्टार्ट किया था उसको करना 2023 में, मुझे वहां से कॉल भी आई थी स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए, स्पेसिफिकली स्टोरेज को ही करना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो ये नेटवर्क अटैच्ड जो डिवाइसेस होती है, ऐसे करके नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, एग्जैक्ट टर्म्स नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, बट यू अंडरस्टैंड कि ऐसे स्पेसिफिकली एम्बेडेड डिस्क नहीं है, वो एक नेटवर्क के ऊपर है, पूरा स्टोरेज अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने स्टोरेज किया। एंड कंप्यूट इज द क्वेरी रिलेटेड वेयर आई इफ आई वांट टू फाइंड आउट सम डेटा अराउंड दिस क्वेरी, ठीक है। तो मेटा डेटा को लेके आई कैन गो इमीडिएट क्विकली टू द स्पेसिफिक बाइट्स और द चंक्स ऑफ द डेटा, वहां से लेके मैं उसको प्रोसेस करके जो भी है, मतलब उस पर एनालिसिस करके अपना आई गिव द आउटपुट, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, ठीक है। अब अच्छा, ग्रेजुअली इफ यू सी Hadoop onwards we started thinking in terms of schema on write, schema on read, right? So वहां से जो पहला एक फीचर है फॉर लेक दैट स्टार्टेड कमिंग टू पिक्चर, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगली जनरेशन के लिए जो क्वेश्चन बना था, दैट वाज द थिंग, कैन यू बिल्ड अ डेटा लेक। अब डेटा लेक मतलब आ चुका है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ HDFS या बिग डेटा के बाद जो एवोल्यूशन, जो चाहे जो जनरेशन आई है डेटा इंजीनियरिंग की, या जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को जिस वे में, दैट बिकेम द डेटा लेक। अब से अब जनरेशन 3 ऑनवर्ड्स हम डेटा लेक की बात करेंगे। अब स्टोरेज लेक कह रहे हैं, अलग चीज है वो, मतलब वो है, बट मोर और लेस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा लेक्स, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसका ना एक मैं क्विकली क्या करता हूँ, ये तो तुम पढ़ ही लोगे, मैं एक बार इसका ना क्विकली वो दिखा देता हूँ। इन्होंने अच्छा इसका जो मेन जो वो था, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स like schema on read and everything, data lake का, this was inherently was there also कि स्टोरेज को और कंप्यूट को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया था कंप्लीटली, ठीक है। सो लाइक दे मेंशन्ड आल्सो कि स्टोर डेटा ऑन फाइल्स ऑन चीप जब हम बोलते हैं डिस्क होती है, SSD वगैरह, जो ये SSD भी चीप नहीं होता है, यानी कि HDD वगैरह हार्ड डिस्क वही ना, वो इस तरह की जो चीजें होती है तो वो होती है, ठीक है। SDD में क्या होता है, जब रैंडम राइट होता है तो प्रॉब्लम होती है, HDD में भी जो बहुत पहले आया करती थी, स्पिंडल वाली जो होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू गो, ठीक है, अगर वो रैंडम नहीं है तो वो चीप नहीं होता, वो फास्ट होता है। तो इसलिए वो सॉरी वो उस केस में वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है कि जो चोक नहीं करता उस केस में, इफ इट इज नॉट अ रैंडम, ठीक है, और चीप वो होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वो किया। एंड दे आर नेटवर्क मैनेज्ड, ठीक है, नेटवर्क की हमने एडिड स्टोरेज कर रखा है, तो दे आर इन्फिनिटली स्केलेबल, दे आर जस्ट कीप ऑन एडिंग द डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट स्टोर, मैनेज्ड एज इन AWS मैनेज्ड इनहेरेंटली इम्प्लिसिटली मींस AWS मैनेज्ड, ठीक है, वहीं पे AWS मैनेज कर रहा है। हम इसको इस पूरे टर्म को मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ एक चीज से, तो मैं इसको SaaS बोल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। देन स्टेटलेस कंप्यूट, स्टेटलेस वही, मतलब देयर इज नो, कहा गया, देयर इज नो फिक्स स्कीमा,
मतलब जो भी मेरे पास नोन आंसर नहीं है, एडोब की किसी भी तरह की क्वेरीज आएगी, ठीक है, दैट विल बी रनिंग ऑन दिस, विल गेट द डेटा एंड विल जस्ट, देयर इज नो state or the schema corresponding to that. That is all those things are there. Okay, ठीक है, मतलब अच्छा अब इसमें ना यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने ब्रोंज सिल्वर गोल्ड डाला का, चलो ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ये स्नोफ्लेक यूज करता है, इसको मेडेलियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। मैंने डेटा इंजीनियरिंग में आज तक थोड़ा सा बस उस पर काम किया है, स्नोफ्लेक की साइड, और मैं डेटा इंजीनियरिंग में से काम नहीं किया, तो मैं आई अपडेट यू, मतलब इसमें ये स्पेसिफिक आगे मैंने डिस्कस कर रखा है इसको। नहीं, मेडिलियन लॉजिक मैं बता सकता हूँ। आई थिंक आई हैव सम आईडिया ऑन दैट। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने वो आपने कवर किया आगे, ये कवर किया हुआ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मैं इसको आगे बताऊंगा अभी। स्नोफ्लेक इसी को यूज करता है, ठीक है, उसी को, बट उससे पहले मैं एक बार इसका थोड़ा सा वो आर्किटेक्चर कवर करना चाह रहा था। ये जनरेशन 3 है ना, हाँ ठीक है। ज्यादा हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो इसका यही देख लो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। दीज वर द प्रॉब्लम्स। अभी भी मतलब इसमें जो डेटा लेक का हमने सोल्यूशन बनाया, क्लाउड जो ऑब्जेक्ट जो मेरे नेटिव जो स्टोर्स वगैरह है जो भी है ब्लॉब, उनमें देयर वर स्टिल सम, मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी विल केम इनटू पिक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे सिंपल I still have the different sources, ठीक है, in that I am doing। अच्छा, अभी मैं I was just doing nightly extract जो भी मैं कर रहा था, but I can do like daily API pull हो गई मेरे पास, every 5 minutes में कर सकता हूँ, किसी भी टाइप पे कर सकता हूँ, ये batching से related हो सकती है, this is a full load, so depending on like no, it's the loading itself has evolved, now you can see loading itself has evolved, ठीक है, and then since ये मैं स्पेसिफिकली AWS के प्रोडक्ट की ऑफरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ डेटा लेक की, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द AWS प्रोडक्ट्स। तो एज अ AWS आर्किटेक्ट अगर तुम एक डिजाइन बनाना चाह रहे हो एज अ फॉर द डेटा लेक, दिस इज हाउ यू विल अचीव इट मोर और लेस, ठीक है। ठीक है, इसमें ग्लू वगैरह जो आगे मैंने वो भी डिस्कस कर रखा है कि ग्लू एक्चुअली कैसे इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, वो है थोड़ा सा, मैंने स्पेसिफिक जर्नी भी वो कर रखी है, बट दिस इज हाउ वी आर डूइंग। दिस इज माय ऑब्जेक्ट स्टोरेज Spark. Still we are doing ETL, but we are doing in a more evolved way, जिसको Spark मेरा वो कर रहा है, and then accordingly finally this is my access layer basically, this is my final product basically, जो मुझे चाहता जो रिपोर्ट्स वगैरह या ML या डेटा साइंटिस्ट को वो करता है, that is there, and this is my compute layer। यहाँ पे ये स्टोरेज है, अभी भी ये मेटा डेटा हो गया, ठीक है, ये मेटा डेटा की लेयर हो गई, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो गया, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मेटा डेटा यहाँ पे रखता है, बिकॉज लाइक वी हैव मेंशन्ड कि एक फाइल तुम लोड करते हो, मान लो 20 MB की, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो 10 MB उसका एक डिस्क पे पड़ा हो, 3 MB एक डिस्क पे पड़ा हो, 7 MB एक डिस्क पे पड़ा हो, बाइट्स। तो ये मेटा डेटा कैटलॉग लेके आता है, उसका उठा के लाता है, और स्टेटलेस कंप्यूट क्लस्टर जो भी है। जस्ट एक क्विक ये, सो अभी I think आप halfway आ गए हो या there is a lot more pending? इसमें ना मेरा अभी hard stop at 4:30 ओके, तो इसमें अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें अभी देखो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये तो मैंने लेक तो बोल दिया, बता दिया, इसके आगे मैं मेडेलियन डेटा स्ट्रक्चर और फिर डेटा लेक, इनफैक्ट ये डेटा लेक हाउस सेपरेटली बिल्कुल अपने आप में जो एक प्योर डेटा लेक हाउस मैं इसको बोलना चाहता हूँ। फिर ये जनरेशन 4 है, देन फर्दर है कि आप अभी 40% के आसपास काफी लग रहा है। हाँ अभी एक्चुअली फिर जनरेशन 5 भी है, और सुनो फिर जनरेशन 6 भी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कुछ भी प्योर नहीं होता है, प्योर डेटा लेक हाउस प्योर ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो सब कुछ अब क्या होता है, डेटा लेक हाउस वाले ने जब देखा कि तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर नहीं रहे हैं लोग, डेटा लेक हाउस यूज करे, तो वो क्या चुप बैठेगा? वो भी तो अपने इंजीनियर्स को बोलेगा कि इसमें डेटा लेक हाउस की प्रॉपर्टी लेके आओ। डेटा लेक हाउस वाले से बोलेंगे कि नहीं हमें डेटा वेयर हाउस की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उनका भी तो प्रोडक्ट टीम आएगी ना टेक के पास कि नहीं इसमें ये भी डालो। तो कुछ प्योर नहीं होता है, तो सब कुछ एक खिचड़ी, मतलब सब कुछ, तो यू कांट पॉसिबली सेग्रीगेट द थिंग्स। इसीलिए फिर फाइनली एक डेटा लेक हाउस हो जाता है, डेटा लेक हाउस हो जाता है। पूरा डेटा प्लेटफॉर्म का पूरा डिजाइन आर्किटेक्चर इवोल्यूशन पिछले
40 साल में कैसे हुआ है, I think it covers everything हाँ very मैंने well. मैंने ये एंड टू एंड ऐसे बनवाया कि मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से बताओ हमने क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व किया, कैसे जनरेशनली वो सॉल्व हुई, क्या क्यों वो जनरेशंस आई, और क्या, और फिर AWS ने, एजूर ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और आगे क्या है, व्हाट इज द रोड अहेड, आगे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, क्या आएगा अब उससे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो भी है, मतलब उससे निकल के आ सकती है, तो मतलब यस इट इज देयर, अभी भी है, इसमें काफी कुछ है, तो एक काम कर लेते हैं, चलो इसको नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। हाँ, तो एक आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लॉजिकल एक एंड दे दो आज, उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, फिर इसका अगले अगले वीक भी कर लेते हैं सेशन, राइट? ठीक है, ये एक काम कर सकते हैं, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ ये पूरा का पूरा, अगर हाँ। अगर किसी को दे कैन गो थ्रू दिस, ठीक है, अगर उनको लगता है कि हाँ अभी फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं चीजों को, तो भी डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट मैंने उसी हिसाब से बना रखा है, तो अगर इफ यू गो थ्रू दिस और एवरीथिंग क्लियर, तो हम एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि आगे आगे ये हुआ, तो एक कोलैबोरेटिव वे में, रादर की डिस्कसिंग एवरीथिंग, हाँ, ये क्वेश्चन पे के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। है ना। आप वेडनेसडे वाले अवेलेबल रहते हो? 9 वेडनेसडे दोस्त वाला जो वेडनेसडे वाला ना, देखो मंडे टू फ्राइडे अभी हम बना रहे हैं वॉलेट, और उसमें 50 टीमों के साथ करना, लीगल वीगल, मतलब मैं रात के 9 9 10 10 बजे तक काम कर रहा हूँ यार अभी। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब मैं कर हो मीटिंग ही रही है, वो कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ मतलब वही पुश ही करना हो रहा है लोगों को, उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्लैरिफिकेशन कर नहीं रहा हूँ मैं, खुद से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बट वो हो रहा है अभी, तो वेंसडे वाला अगर हुआ अवेलेबल, मैं आई विल अपडेट यू, ठीक है, बट अगर मतलब मैं आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि लोग डेटा प्लेटफॉर्म के डिजाइन की भी बात कर रहे थे ना, तो दिस आई थिंक दिस इज अ डेटा प्लेटफॉर्म डिजाइन एक्चुअली। यही मैं बोल रहा था वहां पे कि रादर की मैं स्पार्क के टर्म्स में सोचूं या लेक हाउस के टर्म्स में सोचूं, थिंक अबाउट की प्रॉब्लम क्या थी यार, और उसको कैसे कैसे लोगों ने सॉल्व किया, और इससे अब तुम कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि हाउ यू कैन लुक फ्रॉम द बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव, कि यार ये एक बिजनेस गैप था, लेट्स सॉल्व इट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि हाउ अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, हाउ स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ठीक है, हाउ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब मनी वाली कॉस्ट वाज सॉल्व्ड, हाउ एफर्ट वाली कॉस्ट वाज सॉल्व्ड, ठीक है, तो तुम कितने पर्सपेक्टिव से इसे देख सकते हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाला बंदा इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, ठीक है, तो मतलब आई एम saying कि सारे के सारे पर्सपेक्टिव आई हैव ट्राई टू ब्रिंग इनटू दिस डॉक्यूमेंट, और फिर डिपेंडिंग ऑन योर मतलब एपेटाइट यू कैन कंज्यूम इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है सर, तो फिर आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, फिर आई थिंक लेट्स वी कैन मे बी डिसाइड राइट व्हेन वी कैन हैव वन ठीक है मोर दोस्त, ये मेरा अराउंड दिस। ठीक है, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मुझे देखता हूँ मैं कैसे मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अलाउ नहीं करते ईमेल भेजना वगैरह, तो मैं एक बार अच्छा, ट्राई करता हूँ, तो मुझे शाम तक का टाइम दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये तो सर गिटहब में कमेंट कर सकते हैं एमडी फाइल। हाँ मतलब मैं वही देख रहा था, मैं पहले स्लैक देख रहा था कि अपना एक स्लैक अच्छा। बुला के ऑफिस के स्लैक से कर दूं या व्हाट्सएप से, या जो भी है, मैं एक बार देखता हूँ, मैं करके मैं शेयर करता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने एक बार थोड़ा कर दिया था एक बार, तो मतलब CTO के पास रिपोर्ट गई थी, तो मेरा मीटिंग करी थी उन्होंने 1 to 1, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था मैंने इससे गड़बड़ हो गई थी हाँ, उनको पता चल गया था हैं? उनको पता चल गया, राइट, अच्छा। तो वही था, ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा